हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता चल ही चुका होगा कि यूपी डीएलएड के आपके सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म और फोर्थ सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो 17 जनवरी से ऑनलाइन भरे जाएंगे। इसके साथ साथ आपकी जो परीक्षाएं हैं वो फरवरी के सेकेंड वीक में स्टार्ट हो जाएंगी। इसके लिए पूरा जो नोटिफिकेशन है वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से जारी कर दिया गया। तो अब आपकी परीक्षाओं में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ऐसे में हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम 2016 से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करेंगे, जिसमें सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर शामिल किया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट पेपर होता है आपका सेकेंड सेमेस्टर में होता है आपका वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का। इसमें ये टोटल जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो 50 अंकों का रहता है, जिसमें 15 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सभी पेपरों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगातार डे बाई डे आपको सॉल्व कराते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। बाकी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकें। और पहला सब्जेक्ट इसमें आपको बताइए वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का रहता है और इसमें सबसे पहले 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए रहते हैं। ठीक है, तो इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और डे बाई डे अलग अलग सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट का, दिवा सोपन पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, यहाँ पर एक पुस्तक यानी कि किताब का नाम लिखा हुआ है दिवा सोपन। ये जो किताब है ये बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे हमेशा याद रखें। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इस बारे में पता ही होगा कि इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो गिजू भाई बधेकर। ठीक है, इनका फुल नेम क्या है, गिजू भाई बधेकर। ठीक है, इनका फुल नेम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, दिवा सोपन पुस्तक के लेखक कौन है, गिजू भाई बधेकर है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन की विशेषता क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर स्थान निश्चित नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा समय निश्चित नहीं होता है, या फिर स्वतंत्रता होती है। ठीक है, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इनफॉर्मल एजुकेशन जो अनौपचारिक शिक्षा होती है ये सारी की सारी विशेषताएं अनौपचारिक शिक्षा की ही हैं। ठीक है, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, कोई स्थान निश्चित नहीं होता है, आप किसी भी स्थान से एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए कोई समय निश्चित नहीं होता, आप किसी भी समय एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसमें स्वतंत्रता रहती है। तो ये जो सारी विशेषताएं हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक शिक्षा की हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला सवाल प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हमारी राजभाषा कौन सी है संविधान में जो बताई गई है वो यहाँ पर आपको बताना है। हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है या फिर फारसी है। ठीक है, तो ये तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही रहता है, नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं आपके सभी। देख लीजिए, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका हिंदी। हिंदी क्या है संविधान में, इसे राजभाषा का जो दर्जा है वो दिया गया है। ठीक, तो ये आपको याद रखना। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखने के लिए मिल जाते हैं, तो ऐसे में इन्हें आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद अगला 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये जो कथन है ये किस शिक्षा शास्त्री का है। ठीक है, यहाँ पर 4 लोगों के नाम दिए हुए हैं। पहला है जॉन लॉक का, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर का, तीसरा जॉन डेवी का, चौथा आपका महात्मा गांधी का। तो शिक्षा क्या है, एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। जॉन डीवी का ये कथन है। जॉन डीवी ने क्या कहा है कि शिक्षा क्या है, एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें स्टूडेंट्स इसके साथ साथ स्कूल और टीचर इसमें समाहित रहते हैं। ठीक है, यानी कि जो पाठ्यक्रम स्कूल हो गया आपका, स्कूल का पाठ्यक्रम जो रहता है शिक्षा का, इसके साथ साथ टीचर और स्टूडेंट्स से तीनों को इन्होंने क्या कहा है, शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है, एक त्रिमुखी प्रक्रिया। अगला प्रश्न है आपका शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, यहाँ पर शिक्षा शब्द का आपसे शाब्दिक अर्थ पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, बी है बहिर्मुखी शक्तियों का विकास करना, सी आपका शारीरिक विकास करना और डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो शिक्षा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपका जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। अतः उपर्युक्त विकल्पों में से एक भी विकल्प जो है वो सही नहीं है। तो आप राइट आंसर क्या लगाएंगे, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है दूरवर्ती शिक्षा किसे कहते हैं। जो आपकी डिस्टेंस एजुकेशन होती है उसके बारे में आपसे
पूछा जा रहा है। तो दूरवर्ती शिक्षा के बारे में यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और चारों में से आपको देख लेना है। पहला आपका पत्राचार शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा या स्वतंत्र अध्ययन या उपयुक्त सभी। तो जो आपकी दूरस्थ शिक्षा होती है जिसे आप डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं इंग्लिश में, उन सभी को ही इन नामों से भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलना है। जैसे कि पत्राचार शिक्षा को ही आपका दूरस्थ शिक्षा बोलते हैं, या जो दूरस्थ शिक्षा होती है उसी को दूरवर्ती शिक्षा बोलते हैं, या जो स्वतंत्र अध्ययन होता है, ठीक है, उसी को हम दूरस्थ शिक्षा बोलते हैं, दूरवर्ती शिक्षा कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो नेम लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे दूरवर्ती शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन के ही नेम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। यानी कि दूरवर्ती शिक्षा को ही अलग अलग नामों से यहाँ पर जाना जाता है। पत्राचार शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, दूरस्थ शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, स्वतंत्र अध्ययन के भी नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर सभी, उपर्युक्त सभी, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं, आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा। और अगला प्रश्न है आपका, शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं। जो शिक्षण प्रक्रिया है इसके 3 प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, ये आपको यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है शिक्षण के 3 प्रमुख बिंदु। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो कि जॉन डीवी ने बताया कि शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया है, वो इसी के आधार पर बताया। इसमें अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम तीनों निहित रहते हैं। कौन कौन सी चीज़ें इसमें होती हैं? अध्यापक भी होता है इसमें, बालक भी होता है और पाठ्यक्रम भी होता है, ठीक है। तो शिक्षण के 3 प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक बार इसे देख भी लेते हैं ऊपर की साइड में, तो यहाँ पर आप देख भी लीजिए, ऑप्शन ए इज यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। देख सकते होंगे अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं, ठीक है। इसके बाद आपका अगला सवाल प्रश्न संख्या 8, शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। ऐसी क्या चीज़ है जो शिक्षण को रोचक बनाती है और प्रभावशाली बनाती है, इफेक्टिवशील बनाती है, ठीक है, इफेक्टिव बनाती है। वो होती है आपकी चित्रकला होती है, ऐसा हो सकती है, या फिर विज्ञान, या फिर शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ, ठीक है, या फिर लेखन की कला। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो शिक्षण को यहाँ पर रोचक बनाती है और प्रभावशाली बनाती है? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शिक्षण में जो युक्तियाँ प्रयुक्त की जाती हैं वो शिक्षण को कैसा बना देती हैं? रोचक बना देती हैं और प्रभावशाली बना देती हैं। अगला सवाल आपका प्रश्न संख्या 9, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों की अभिव्यक्ति करता है, ठीक है। ये यहाँ पर एक कथन दिया हुआ है। ये क्या है? ये यहाँ पर एक कथन दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये कथन किस शिक्षा शास्त्री का है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों की अभिव्यक्ति करता है। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। क्या है? फ्रॉवेल। फ्रॉवेल ने क्या कहा है? शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्ति करता है। शिक्षा क्या है? एक प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों की अभिव्यक्ति करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉवेल, ठीक। अगला प्रश्न संख्या 10, मारिया मॉन्टेसरी भारत कब आई थी, ठीक है। मारिया मॉन्टेसरी भारत कब आई थी? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1939, 1939 में, ठीक है। अगला सवाल आपका प्रश्न संख्या 11, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है, ठीक है। जनसंख्या शिक्षा जो है उसमें सबसे अधिक उत्तरदायित्व किसका है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे अधिक जो उत्तरदायित्व रहेगा वो हो जाएगा आपका शिक्षकों का, ठीक है। किसका? शिक्षकों का। सबसे अधिक उत्तरदायित्व किसका रहता है जनसंख्या शिक्षा में? जनसंख्या के बारे में किस तरह से बताना, इसमें सबसे अधिक जो उत्तरदायित्व रहता है वो रहता है हम शिक्षकों का, ठीक। इसके बाद आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 12, इसमें आपको बताना है शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती क्या है, ठीक है। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ठीक है, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की जो प्रमुख चुनौती है वो आखिर क्या ऑप्शन है? प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता या फिर उपयुक्त सभी। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है? शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन के लिए प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं। प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है, शासकीय उदासीनता भी कहीं ना कहीं। तो ऐसे में उपयुक्त सभी इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला प्रश्न आपका, पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। पाठ्य योजना का जो निर्माण है वो किस लिए किया जाता है? आपने देखा होगा जब आपकी टीचिंग लगती है प्राइमरी स्कूल्स में या अपर प्राइमरी स्कूल में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? पाठ्य योजना यानी कि लेसन प्लान आप लोग बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं उसके बारे में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु, छात्र को भटकने से बचाने हेतु, शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने हेतु, या फिर शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु आप किस लिए लेसन प्लान बनाते हैं, ये आपको यहाँ पर
बताना होगा। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाता है, ये तो पता ही होगा, शिक्षण को योजनाबद्ध करने के लिए, यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसे किस तरह से आगे पढ़ाना है योजना के थ्रू, ठीक है। उसके लिए जो योजना बनाई जाती है पहले से, तो शिक्षण को क्या है, योजना बनाने के लिए आप पाठ्य योजना यानी कि लेसन प्लान का जो है वो निर्माण करते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, ठीक है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर, और इस सीरीज का अपना अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 14 यहाँ पर आप देख सकते होंगे, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, जीवन व्यवहार की शिक्षा। परिवार के द्वारा बालकों को क्या प्राप्त होती है, जीवन व्यवहार की शिक्षा प्राप्त होती है, या फिर पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, या फिर जीविकोपार्जन की शिक्षा, या उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। एक परिवार के द्वारा बालकों को सभी तरह की जो शिक्षा है वो प्राप्त होती है, जिसमें जीवन व्यवहार की शिक्षा भी हो सकती है। इसके अलावा आपके पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, किस तरह से एक दूसरे का सहयोग किया जाना चाहिए, जीविकोपार्जन की शिक्षा, किस तरह से जीविकोपार्जन करना है, ठीक है, हमें अपने लिए। तो ये सारी की सारी जो शिक्षा है वो परिवार के द्वारा बालक को प्राप्त हो सकती हैं, ठीक है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपका, और 15 क्वेश्चन रहते हैं, आपको पता ही होगा जो 50 अंकों का पेपर रहता है उस पेपर में 15 अंकों के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, जिसकी सीरीज हमने यहाँ पर स्टार्ट की है। तो अगला अंतिम सवाल है इस सीरीज का, और आज की क्लास का अंतिम सवाल है, वैदिक कालीन गुरुकुल जो शिक्षा थी वो किस जीवन दर्शन पर आधारित थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद, या फिर व्यवहारवाद। जो आपकी वैदिक कालीन शिक्षा होती थी वैदिक काल में, जो कि गुरुकुल में दी जाती थी, वो शिक्षा आपकी किस पर आधारित होती थी, आदर्शवाद पर आधारित होती थी, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। इसके बाद जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इनको भी हम सॉल्व कराएंगे, लेकिन बाद में सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। डेली आपको लगातार क्लासेस मिलती रहेंगी, तो चैनल पर लगातार विजिट करते रहें और लगातार बने रहें चैनल पर। डेली आपको सब्जेक्ट वाइज जो क्लासेस हैं वो लगातार मिलती रहेंगी। जैसे आपकी ऑब्जेक्टिव क्लास की सीरीज समाप्त होगी उसके बाद आपकी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, परीक्षाओं तक आपके सारे और प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व करा दिए जाएंगे। पता ही होगा आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपको 50 से 60% का जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस सीरीज़ को आप जरूर अटेंड करें, पूरा अटेंड करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई क्लास के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।